दिस साइड सुचिता वाजपेयी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज मैं आपको एसिड बेस टाइट्रेशन का पार्ट सेकंड बताऊंगी, जिसमें आज मैं बताने वाली हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, इंडिकेटर्स, टाइट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस कैसे होता है, क्या होता है, कैसे प्रोग्रेस करता है, कैसे अपन एंड पॉइंट डिटेक्ट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, वो इंडिकेटर्स की थ्योरी। इतनी ही चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। पुराने वीडियो से लगा हुआ हमारा ये वीडियो वो था पार्ट 1 और आज है पार्ट 2, एसिड बेस टाइट्रेशन पार्ट 2। पहला टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। इक्विवेलेंस मतलब इक्वालिटी। ठीक, अब सोचो 36.5 ग्राम पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl इज इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम ऑफ NaOH। ये क्या स्टेटमेंट हुआ? ये इक्विवेलेंसी का स्टेटमेंट हुआ कि 36.5 पार्ट ऑफ वेट ऑफ HCl किसके बराबर है? 40 ग्राम ऑफ NaOH के बराबर है। केमिकली वो इतने 40 ग्राम ऑफ HCl जो है वो 40 ग्राम ऑफ NaOH के बराबर है। 36.5 पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl। इसका मतलब ये होता है, हिंदी में समझते हैं, अगर हम 100 पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl डालते हैं 40 ग्राम ऑफ NaOH में, तो 40 ग्राम ऑफ NaOH कितना HCl यूज करेगा? सिर्फ और सिर्फ 36.5 पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl वो यूज करेगा। इससे ज्यादा वो यूज नहीं करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंसी ये कहती है कि 36.5 पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl ही 40 ग्राम ऑफ NaOH को क्या करता है? इक्विवेलेंट होता है या न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि आपने अगर 100 ग्राम ऑफ NaOH डाला तो HCl सिर्फ कितना यूज करेगा? 36.5 पार्ट्स ऑफ वेट्स ऑफ HCl कितना यूज करेगा? सिर्फ 40 ग्राम ऑफ NaOH ही वो यूज करेगा, बाकी वो यूज नहीं करेगा। और वो क्या हो जाएंगे? वो रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? अनरिएक्टेड पार्ट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, टाइट्रेशन। ठीक, टाइट्रेशन के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन का वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर पॉपअप हो रहा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके जो है इस वीडियो को जरूर देखें। अभी मैं आपको टाइट्रेशन शॉर्ट में यहां पर समझाती हूं। टाइट्रेशन में जो हमें पता करना होता है वो है अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, और हम डालते हैं उसमें नोन कंसेंट्रेशन का टाइट्रेंट। ठीक, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, या कह सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आता है या एंड पॉइंट आता है, और फिर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं उस एंड पॉइंट को, और कह देते हैं कि जितना अमाउंट टाइट्रेंट का यूज हुआ है उतना अमाउंट एनालाइट प्रेजेंट है। ये हिंदी में शॉर्टकट में टाइट्रेशन। ठीक, अब क्या होगा? एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा? या तो आपका वॉल्यूम ऑफ जो टाइट्रेंट या भी आप टाइट्रेंट जो भी यूज कर रहे हो, चाहे वो एसिड होगा चाहे बेस होगा, वो आपको नोन होगा, और एनालाइट चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो वो अननोन होगा। वैसा वैसा हो सकता है ना? उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? टाइट्रेशन कैरी आउट करेंगे। इफ सपोज करिए आप कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास है नोन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड और आपको पता लगाना है अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज एनालाइट। टाइट्रेंट है यहाँ पे एसिड और अननोन कंसेंट्रेशन है हमारे पास बेस का, एनालाइट का। तो आप क्या करोगे? एसिड को ऐड करना शुरू करोगे बेस में, पर हमें यह कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया? कैसे पता चलेगा? विद द यूज ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक, अब बोलोगे मैम ठीक है आपने इंडिकेटर डाला, विद द यूज ऑफ इंडिकेटर हम पता लगा सकते हैं कि एंड पॉइंट आ गया, पर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एंड पॉइंट आ गया? तो ठीक है, कलर चेंज हो गया, इंडिकेटर डाल दिया तो एंड पॉइंट हो गया, बट अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? एसिड बेस टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को हम कैसे जानेंगे कि एंड पॉइंट आ रहा है? भाई एसिड डाला, बेस डाला, कैसे पता चल रहा है? तो इसकी पीएच के थ्रू पता चलेगा। जैसे कि जैसे हम एसिड को बेस में ऐड करेंगे, इसका पीएच क्या होगा? जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का है वो प्रोग्रेसिवली
चेंज होता रहेगा। उससे हमें पता चलेगा कि हम न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट की तरफ क्या है, करीब ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा pH 7 होगी, क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर देगा इंडिकेटर, और हमें पता लग जाएगा दिस इज द एंड पॉइंट, और हम पता लगा लेंगे व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस इन दैट सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो गया एसिड बेस सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट कि हमें कैसे पता लगेगा और इंडिकेटर के थ्रू हम कैसे पता लगाएंगे, और एक्चुअल में क्या होगा जिससे हमें पता चलेगा। तो एक्चुअल में एसिड और बेस जो है अपने न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे बाय द एडिंग ऑफ एसिड इन द बेस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। हमें पता चल जाएगा कि दोनों का न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हो चुका है। कैसे अपन उसको चेक करेंगे, विद द प्रोग्रेसिव चेंज इन द pH वैल्यू। अब ये इंडिकेटर्स ये कैसे डालते हैं, इनका तो बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये कैसे डालते हैं, ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, मेनली इंडिकेटर्स होते हैं आपके वीक बेस और वीक एसिड्स। ठीक, ये इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, आगे इंडिकेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट। पहले मैंने आपको बताया इंडिकेटर अपन किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं। हम जब तक इंडिकेटर नहीं डालेंगे हमें एसिड बेस टाइट्रेशन में ये पता नहीं चलेगा कि एंड पॉइंट आ गया। ठीक, क्योंकि कलर चेंज हुआ ही नहीं, अपने आप तो अपन देख के पता लगा नहीं सकते। ठीक है, फिर दे चेंज कलर एट द पर्टिकुलर रेंज ऑफ pH। वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही अपना कलर चेंज करते हैं। जब pH की वो पर्टिकुलर रेंज आती है तभी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक अच्छे इंडिकेटर में होनी ही चाहिए। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली बात, जो वो कलर दे रहा है वो रैपिडली चेंज होना चाहिए, धीरे 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 चेंज नहीं होना चाहिए, और बहुत ही क्लियरली डिटेक्टेड होना चाहिए हमको कि भैया येलो था लाइट येलो हो गया, ऐसा नहीं, कलरलेस था पिंक हो गया, इजिली डिटेक्टेबल। और क्या होना चाहिए, फास्ट और रैपिड होना चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी केमिकल इनर्ट, इट शुड नॉट बी रिएक्टेड विद द टाइट्रेंट और विद द एनालाइट। किसी से भी इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही टाइट्रेंट के साथ रिएक्शन होना चाहिए इंडिकेटर का, और ना ही हमारे एनालाइट के साथ होना चाहिए। अगर इन दोनों के साथ ही वो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, तो फिर वो कैसे इंडिकेट करेगा कि हमारा रिएक्शन पूरा हो गया। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, केमिकली इनर्ट वीक एसिड और वीक बेस लेना है जो कि इंडिकेटर का काम करेंगे। तो ये हो गई इसकी बहुत बढ़िया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंडिकेटर में होनी चाहिए। अगर ये होती हैं तो हम इजिली हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर की हेल्प से एंड पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आप बोलोगे मैडम आपने बता दिया कि इंडिकेटर की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं, हम इसे चूज कैसे करेंगे। ठीक, तो लेट्स सी चूज, हम इंडिकेटर को चूज कैसे करेंगे। इंडिकेटर को चूज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर pH रेंज में हम लोग इंडिकेटर चूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर रेंज में ये क्या है, अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक, और एक पर्टिकुलर रेंज में ये अपना क्या करते हैं, डिटेक्शन शो करते हैं या इंडिकेशन शो करते हैं। तो हम इनकी pH वैल्यू के रेंज के हिसाब से इनको सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, तो हमें इंडिकेटर लेना होगा मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो है 3.2 to 4.5 pH। ठीक, इसमें इंडिकेशन शो करता है। इसीलिए हम जब स्ट्रॉन्ग एस और स्ट्रॉन्ग बेसिक को रिएक्ट करवाएंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे उनका, तो इंडिकेटर में क्या यूज करना है, मिथाइल ऑरेंज। साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैं आपको दिखा रही हूं कि क्या क्या रेंज है अलग अलग इंडिकेटर्स की। ठीक, फिर अगर हमें किसके बारे में चूज करना है, फिर हमें अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए चूज करना है तो कौन सा इंडिकेटर चूज करेंगे, हम चूज करेंगे फेनोफ्थलीन, जिसकी pH रेंज क्या है 8.2 to 10.5। ठीक,
8.3 या 8.2 ले लें तो 10.5 जो है इसकी पीएच रेंज है। इसमें ये हमें अपने रिजल्ट शो करता है ना। तो जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज कर रहे होंगे या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे होंगे तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का यूज करते हैं तो ये दोनों इंडिकेटर हम यूज नहीं करते, क्योंकि उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कर्व की प्लॉटिंग करनी पड़ती है, पीएच कर्व की एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया चूजिंग ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के बारे में बात हो गई, चूजिंग ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात हो गई। अब बात होगी थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहली थ्योरी दी है ऑसवाल्ड ने। ठीक, इट इज बेस्ड ऑन अरेनियस थ्योरी। अब ये ऑसवाल्ड कौन थे? ये ऑसवाल्ड साइंटिस्ट थे जिनको पेंटिंग का भी बहुत शौक था। तो वो अपने कलर जो थे वो खुद ही बनाते थे, और इसी कलर खुद बनाने की प्रक्रिया में कहते हैं प्रोसेस में ही इन्होंने थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर दी। ठीक, तो क्या है ये थ्योरी ऑफ इंडिकेटर? ये जनरली बेस्ड है हमारी थ्योरी ऑफ अरेनियस, जो कि एसिड बेस की थ्योरी है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसमें मैंने थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बताई है, तो प्लीज जो है आप ये जो ऊपर दिया हुआ लिंक है इस पे क्लिक कीजिए और उसको देखिए कि एक्चुअली अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस है क्या। इसमें भी मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट में कि है क्या वो। उसमें अरेनियस थ्योरी में दी गई है थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन एसिड और बेस के बीच में। तो यहां भी ऑसवाल्ड हमें यही बता रहे हैं कि दिस थ्योरी गिवन बाय ऑसवाल्ड बेस्ड ऑन अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी color change is due to dissociation of acid base indicator. acid base indicator का जब dissociation होता है तब क्या है ये थ्योरी, तब क्या है कलर चेंज होता है, ऐसा उन्होंने बताया। अनआयनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो मोस्टली जो है डिफरेंट कलर में होता है, और आयनाइज्ड फॉर्म जो होता है वो मोस्टली डिफरेंट कलर में होता है। मतलब जो आयनाइज्ड फॉर्म का कलर होगा वो अनआयनाइज्ड फॉर्म का बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के क्या होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। द इंडिकेटर्स आर लार्जली अफेक्ट इन द एसिड्स एंड द बेस टाइट्रेशन। और इंडिकेटर सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं टाइट्रेशन में, जब अपन डालते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। कैसे? तो ये जानते हैं। अगर हमारा केस है इंडिकेटर अगर डालना है और इंडिकेटर क्या है, वीक एसिड है, तो क्या करेगा, एसिड में वो अपना आयनाइजेशन जो है वो थोड़ा उसका आयनाइजेशन जो है वो कम रखेगा या कम होगा। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन H+ आयन इफेक्ट। H+ आयन वीक एसिड में भी होंगे, और अगर एसिडिक ही है, अगर एसिड में ही अपन उसको डाल रहे हैं तो उसका आयनाइजेशन क्या होगा, वो स्लो होगा। वाइस वर्सा अगर अपन उसको अल्कलाइन मीडियम में डालते हैं तो क्या होगा, फेयरली अच्छा होगा, है ना। फेयरली लार्ज जो है आयनाइजेशन होगा और अच्छे से जो हमारा वीक एसिड है वो आयनाइज होगा। ठीक, अब अगर दूसरा केस लेते हैं, इन द केस इंडिकेटर इज वीक बेस, तो क्या होगा, जब वो बेस के साथ होगा तो वो स्लोली आयनाइज्ड होगा, बट जब वो एसिड के साथ होगा तो वो फेयरली आयनाइज्ड होगा। वैसा चलता है। ठीक, तो इसी के बेस पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, साइड में आपको शो कर रही हूं, ध्यान से देखिए, मैं बताती हूँ। HIN रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ H++ आयन माइनस। क्या हुआ, एक इंडिकेटर था वो दो भागों में डिसोशिएट हुआ, H+ और आयन माइनस। उसमें हमने अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद आपको ये क्वेश्चन मिली। क्या होता है, द अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल HIN हैज वन कलर, जिसको अपन कलर A कहते हैं, और H+ और प्लस आयन माइनस दूसरा कलर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कलर B। इस थ्योरी में पहले ही बताया गया है कि दोनों का कलर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन अपन ने अप्लाई किया। KIN क्या है इसमें, इंडिकेटर कांस्टेंट है, दिख रही होगी आपको बाजू में, पूरा लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि कलर A दूसरा होगा, कलर B दूसरा होगा। अब अगर ये समझ में नहीं आया है नॉर्मली, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ और सबका सबसे फेवरेट इंडिकेटर लेती हूँ। बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा नाम, यस इट इज फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के बारे में बात करूंगी तो इजिली समझ में आएगा आपको। फिनोफ्थलीन HPH रिवर्सिबल रिएक्शन, H++ पीएच माइनस। ठीक है, इसमें जो H वाला आयनाइज फॉर्म है वो कलरलेस होता है, और जो पीएच माइनस फॉर्म है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक,
इसमें भी अपन ने कर दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया, इक्वेशन आपको दिख रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा बताओ? द आयनाइजेशन ऑफ pH माइनस एस इज नियरली नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल रहेगा, क्यों? ड्यू टू द कॉमन एच+n इफेक्ट, करेक्ट, नेग्लिजिबल रहेगा। और जो हमारा इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का, वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता रहेगा। पर जैसे ही हम अल्कलाइन चीज उसमें ऐड करेंगे तब क्या होगा? तब इक्विलिब्रियम धीरे धीरे किसमें शिफ्ट होने लगेगा? राइट हैंड साइड में, और आयनाइजेशन होने लगेगा। और क्या बना के वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा? वो फॉर्म ऑफ वाटर में इवॉल्व हो जाएगा, वाटर बन जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे। तो किस तरफ हमारा केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा? राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और वो हमें दे देगा पिंक कलर। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि pH माइनस आयन का कलर क्या होता है? पिंक होता है। ठीक, तो वो पिंक कलर हमें दे देगा, और हमें से ये पता चल जाएगा कि यस वी आर एट अवर एंड पॉइंट, और वी कैन से इक्विवेलेंस पॉइंट पर हम आ चुके हैं। ये पता लग गया। तो ये थी हमारी ऑसवर्ड थ्योरी। अब हर थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या साइलेंट फीचर्स है? एसिड बेस इंडिकेटर इज यूजुअली वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। या तो वो वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या तो वो वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे। इट एसोसिएट फॉर्म्स गिव कलर विच डिफरेंट फ्रॉम इट्स आयन। डिसोशिएट होते हैं, मैंने पहले ही बार बार साइलेंट फीचर्स का यही है कि ये कहता है कि दो फॉर्म में है। जब डिसोशिएट फॉर्म में है तो अलग कलर का है, और जब अनडिसोशिएटेड है तो अलग कलर का है। ठीक, इफ इंडिकेटर इज वीक एसिड, द कलर ऑफ एनायंस विल बी डीपर देन दैट ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म। बट इन द केस ऑफ बेस क्या होगा? इट्स केटायन इज डीप एज कंपेयर टू एनायन। मतलब वाइस वैसा रहता है। अगर एसिड होता है तो उसका अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है वो हल्का होता है, और जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो डीप होता है, और बेस में जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑल्दो एसिड एंड बेस इंडिकेटर आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें ये पता है कि एसिड और बेस इंडिकेटर जो है वो क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बट देयर डिसोसिएशन इंक्रीजेस व्हेन वी एड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। पर उनका डिसोसिएशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो लार्जली इफेक्ट होते हैं ना, पहले ही बताया कि लार्जली इफेक्ट होते हैं टाइट्रेशन में इंडिकेटर्स, इसलिए वो क्या होते हैं? पर्टिकुलर डिसोशिएट होते हैं अगर इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करते हैं। अब आ गई हमारी दूसरी थ्योरी, जो किसने दी? क्यूनोनॉइड। वो है क्यूनोनॉइड थ्योरी। क्यूनोनॉइड थ्योरी में ये बताया गया है कि एक इंडिकेटर के 2 टॉटोमेरिक फॉर्म होते हैं। मतलब एक इंडिकेटर के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। पहले स्ट्रक्चर को आप कहते हैं बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर, और दूसरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्यूनोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो है वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ना कोई ज्यादा ना कोई कम। ठीक, दोनों बेंजेनॉइड फॉर्म भी और क्यूनोनॉइड फॉर्म भी। और बेंजेनॉइड फॉर्म का कलर अलग होता है और क्यूनोनॉइड फॉर्म का कलर अलग होता है। द 2 फॉर्म्स आर डिफरेंट कलर एंड द कलर चेंज इज ड्यू टू इंटर कन्वर्जन ऑफ द 2 टॉटोमेरिक फॉर्म। और क्यूनोनॉइड थ्योरी ये बता रही है कि हमें कलर चेंज क्यों पता चलता है, क्योंकि जब ये फॉर्म बेंजेनॉइड फॉर्म या तो क्यूनोनॉइड में चेंज हो जाए या फिर क्यूनोनॉइड फॉर्म बेंजेनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाए और दोनों का कलर डिफरेंट है, तो इसलिए अपन को ये पता चल जाता है, कलर चेंज हो जाता है कि अपना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आ गया। अब वन ऑफ द टॉटोमेरिक फॉर्म एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा और दूसरा इंडिकेटर का फॉर्म किसमें प्रेजेंट रहता है? अल्कलाइन फॉर्म में। अगर बेंजेनॉइड फॉर्म एसिड में एसिडिक फॉर्म उसमें प्रेजेंट है तो उसी इंडिकेटर का अल्कलाइन में कौन सा टॉटोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट होगा? क्यूनोनॉइड फॉर्म। ठीक, दस ड्यूरिंग टाइट्रेशन द मीडियम चेंजेस फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन। अब ये सबको पता है कि जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोग्रेस करता है या तो अल्कलाइन मीडियम एसिडिक होगा या तो एसिडिक मीडियम अल्कलाइन होगा, वाइस वर्सा। ठीक, द चेंज ऑफ पीएच convert the one tautomeric form of indicator into another। अगर वो बेंजेनॉइड फॉर्म में है तो उसको किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीएच रेंज की वजह से
क्यूनोनॉइड फॉर्म में। ठीक, अब इसके समझने के लिए भी मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। फिर से आप सबका सबसे फेवरेट इंडिकेटर दैट इज फेनोल्फथलीन के बारे में बात करती हूँ। वीक एसिड है फेनोल्फथलीन, सबको पता है। ठीक, तो इसका बेंजोनॉइड फॉर्म रहेगा एसिडिक मीडियम में। ठीक, और क्यूनोनॉइड फॉर्म जो टॉटोमेरिक फॉर्म रहेगा वो रहेगा इसका अल्कलाइन मीडियम में। तो इसका जो बेंजोनॉइड फॉर्म होता है वो मोस्टली क्या होता है, कलर लेस होता है। और जैसे ही टाइट्रेशन प्रोग्रेस करता है ये किस में चेंज हो जाता है, टॉटोमेरिक फॉर्म, बेंजोनॉइड टॉटोमेरिक फॉर्म चेंज हो जाता है क्यूनोनॉइड फॉर्म में, और कलर चेंज हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि आ गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, और वी कैन से एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो ये है क्यूनोनॉइड थ्योरी। ठीक, वैसे ही सेम मिथाइल ऑरेंज के साथ भी होता है ना, वो क्या है, एक वीक बेस है, और बेंजोनॉइड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन में होता है और क्यूनोनॉइड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन में होता है। जैसे ही टाइट्रेशन प्रोग्रेस होता है द कलर ऑफ द बेंजोनॉइड फॉर्म इज येलो एंड द क्यूनोनॉइड फॉर्म इज रेड। जैसे जैसे होगा तो क्यूनोनॉइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, येलो कलर चेंजेस टू रेड। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिया, फेनोल्फथलीन का भी एग्जाम्पल दे दिया और मिथाइल ऑरेंज का भी एग्जाम्पल दे दिया। अब इसके साइलेंट फीचर्स जान लेते हैं क्यूनोनॉइड थ्योरी के। तो पहला साइलेंट फीचर इसका ये है कि ईच एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन 2 और मोर टॉटोमेरिक फॉर्म। टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इंडिकेटर। ठीक, और एसिडिक मीडियम में इंडिकेटर का कलर दूसरा होता है और अल्कलाइन मीडियम में इंडिकेटर का कलर दूसरा होता है। ये इसका दूसरा साइलेंट फीचर। ठीक, और क्या है, और क्या बताता है ये, और एक और चीज साइलेंट फीचर में बताता है कि टॉटोमेरिक फॉर्म्स आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर। ये टॉटोमेरिक फॉर्म इसीलिए बने हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर में एक दूसरे से डिफरेंट है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर में डिफरेंट है इससे इसका कलर भी डिफरेंट होता है, वो ये बताना चाह रहे हैं आपको इसमें। ठीक, तो अगर बेंजोनॉइड फॉर्म जो है वो मोस्टली जो है लाइट कलर का होता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है क्यूनोनॉइड फॉर्म से, इसलिए वो जनरली किस कलर का होता है, लाइट कलर का होता है। एग्जांपल मैं आपको दे दूं, फिर से याद करो, फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन में जो बेंजोनॉइड फॉर्म है वो कैसा है, बताओ, कलरलेस है। और वही मिथाइल ऑरेंज में बेंजोनॉइड फॉर्म कैसा है, येलो कलर का है। ठीक, तो दोनों क्या है, लाइट कलर है। और जब जैसे अपन क्यूनोनॉइड फॉर्म में पहुंचते हैं तो फेनोल्फथलीन का क्यूनोनॉइड फॉर्म का कलर क्या है, याद कीजिए, पिंक। और वही मिथाइल ऑरेंज में क्यूनोनॉइड फॉर्म का कलर क्या है, रेड, मच डीपर देन देयर सेकेंड टॉटोमेरिक फॉर्म। तो ये बताए हैं क्यूनोनॉइड के 2 साइलेंट फीचर क्यूनोनॉइड थ्योरी के। ठीक, तो ये हो गई आपकी ऑसवर्ड थ्योरी और क्यूनोनॉइड थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। आई होप आपको ये समझ में आई है। बाकी भी वीडियोस मैंने जो डाले हुए हैं वो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सब का इंट्रोडक्शन मैंने डाला हुआ है। आप इसी तरीके से इजिली मैंने जो है उसको समझाया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। आप लोग प्लीज जाइए, चेकआउट करिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you.